प्रस्तावना इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 नीति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान को हमने, इसमें जो तारीख है 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया था, इसको अपनाया था और अल्टीमेटली 24 जनवरी 2050 को संविधान हमारे सामने आ गया और 26 जनवरी 1950 को आप जानते हैं कि भारत गणतंत्र हुआ। तो बहरहाल क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, संविधान की उद्देशिका को कहा जाता है? तो इसका सही अर्थ है संविधान की कुंजी। और संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत संप्रभु है। वजह उसकी क्या है? हम भारत के लोग, भारत संप्रभु इसलिए है क्योंकि हम भारत के लोग संप्रभु हैं। संविधान की उद्देशिका तथा नीति निर्देशक तत्व द्वारा प्रदत्त न्याय है, उसमें कौन कौन न्याय शामिल है? तो उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका इंगित करती है, मतलब किस तरफ मोटिवेट करती है, वो मोटिवेट करती है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को। क्या गोल ओरिएंटेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वो एक दर्पण है। वो संविधान का प्रस्तावना संविधान की वो बताती है कि हमको क्या क्या, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये सब प्राप्त करना है। समानता, वो सब प्रस्तावना में प्रियम्बल में है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में क्या जोड़ा गया, ये है एक प्रश्न। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। ये शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? तो संविधान की उद्देशिका में संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950। आपको पता होना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा और संविधान अल्टीमेटली बन गया था, संपूर्ण हो गया था। तो 24 जनवरी को ही जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को विस्तार पूर्वक परिभाषित किया। वो कौन सा वो क्या कहलाता है जो मामला है, किस मामले में संविधान की प्रस्तावना को काफी परिभाषित किया था? इस तरह का प्रश्न काफी आता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप है सहकारी संघवाद। संविधान की उद्देशिका में 1976 को संशोधन से पूर्व कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? 1976 से पहले कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इस तरह का प्रश्न कई तरह से घुमा के आता है। तो अभी बात हुई थी, एक प्रश्न ऐसे आया था। तो इसका सही उत्तर है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्ताव किया गया था
वो क्या प्रस्तावित था? भारत एक संघ होगा, उसका प्रस्ताव ये था। और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या 7 थी। और संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व क्या है? जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है संसदीय शासन प्रणाली का, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कार्यपालिका और विधायिका है। नेक्स्ट, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहां पाया जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, आता है अक्सर। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है वो 2 जगह पाया जाता है। इसका आंसर है प्रस्तावना प्रियम्बल और नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, वो किस विवाद में किया था? वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत की संविधान की शक्ति किसमें निहित है? संविधान की शक्ति भारतीय जनता में निहित है। तभी हम प्रस्तावना की शुरुआत करते, हम भारत के लोग। और भारतीय संविधान में समाजवाद की अवधारणा निहित है। आर्थिक न्याय शब्दावली में, आर्थिक न्याय में समाजवाद निहित है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। और वो संविधान जिसे कुछ विद्वानों ने वकीलों के लिए स्वर्ग बताया है, वो कौन सा संविधान है? भारत का संविधान। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? ये प्रश्न आता है और हर एक एग्जाम में आता है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम का उल्लेख अनुच्छेद 393 में है। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार IAS PCS में भी पूछा गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कहां पे, भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन कहां मिलता है? तो इसका वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिया गया है रूस के संविधान से। नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह के हैं कुछ प्रश्न आते हैं, उसको हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट कुछ और प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान की, लिखित संविधान की अवधारणा, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु क्या है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन है।
जो अमेरिका के संविधान में है। और भारतीय संविधान के विरोध होने का क्या कारण है, बड़ा होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के बड़ा होने का कारण यह है कि संघ तथा राज्य सरकार दोनों का संविधान समाहित है, संघ का और राज्य सरकार का, इसलिए संविधान बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है, दुनिया का बड़ा संविधान है, उसकी वजह यही है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, यह आता है सवाल। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो सही उत्तर है कनाडा से ली गई है। और नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, यह सवाल आता है। इसको थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न करते हैं, वो उत्तर वही है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और एक सवाल है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में समान रूप से वो लक्षण पाया जाता है, वो कौन सा है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान को समझने के लिए उच्चतम न्यायालय का जो है भूमिका है, वो भारतीय संविधान और अमेरिका के संविधान में बराबर है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? इसका सही उत्तर है भारत की। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से समान है, ये कौन सा सिद्धांत है? यह है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, कि इसमें सभी व्यक्ति समान हैं और सबको समान अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पर विचार करें। समाजवाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्ष, और इसको क्या करें कि सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम में देना है, क्रम के अनुसार लगाना है। तो सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, तब पंथ निरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। जब आप प्रस्तावना याद कर लेंगे, मैं आपको ये बताऊं कि प्रस्तावना की पहली 2 लाइन से भी एक सवाल जरूर आता है, पीसीएस में आता है, आईएएस में भी आता है, और डिफरेंट सीडीएस एनडीए में आता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र उसके बाद आएगा। ये है क्रम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रस्तावना 2 लाइन, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर याद करें। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किन संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। और क्या क्या जुड़ा था? समाजवाद और अखंडता। तो अलग अलग प्रश्न भी आते हैं। तो चूंकि ये प्रश्नों का संग्रह है, प्रश्न की प्रैक्टिस है, तो सारे क्वेश्चन को देखना है। और एक क्वेश्चन है कि कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? उसी क्वेश्चन को उलट करके दिया गया है। तो कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवाद जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए और अखंडता जोड़े गए। इसमें चुनना है, 5-6 शब्द दिया गया है, उसमें से चुनना है। तो आपको भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, यह सवाल आया है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में
भारत का जो मुखिया होता है वो चुना होता है और यहां वंशानुगत नहीं होता शासन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक सार्वभौमिकता, लौकिक का मतलब पब्लिक यूनिवर्सलिटी, मतलब सबकी इक्वलिटी है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। यह सवाल आ चुका है। और कल्याणकारी राज का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, मतलब मैक्सिमम और यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उनका कल्याण होना चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए। भारतीय संविधान, भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यानी 26 नवंबर 1950 के बारे में कहा जाता है कि 26 नवंबर 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। उस समय 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू किया गया था, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, प्रश्न गलत है, हालांकि ये यूपीपीसीएस मेंस में आया है। 26 नवंबर 1950 लिखा गया, इनसे 1949 है, मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट भी होते हैं। तो उसकी स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। पूर्णतः संविधान लागू हो चुका था और आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ संविधान के, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। ये फर्क है, वहां अंशतः लागू हुआ, यहाँ पूर्णतः लागू हुआ। तो उस समय भी स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। और एक क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो इसका देखिए, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन को मैं आपको बोलता हूं। ए है भारत में अनेक धर्म है, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो सही उत्तर है धर्मनिरपेक्षता का, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सारे आंसर क्लोज हैं, सारे आंसर करीब करीब हैं, आपको सब अच्छा लगेगा, सब आंसर लगेगा कि सही है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। भारत में अनेक धर्म है, यह भी सही है। और धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा है, यह भी सही है। लेकिन बिल्कुल सही मीनिंग यूनिवर्सलिटी में और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में यह है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता, राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दे सकता है। यह है संविधान का अर्थ, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, सेकुलर कंट्री के रूप में, वो आप छांट लेंगे। ये आपको 3 लाइन अगर प्रस्तावना की, प्रस्तावना आपको याद करना है शुरू का कम से कम 2 से 3 लाइन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं 2 हर एग्जाम में। और आप जब तक याद नहीं करेंगे क्रम, तब तक आपको प्रस्तावना का क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, वहां आप फंस जाएंगे। क्रम से मिलाना होता है कि क्रम से कौन सा है। तो कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है संप्रभुता, सोवेरेंटी। संप्रभु होता है राज्य। ये क्वेश्चन भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? जो प्रस्तावना में है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? इसका अर्थ ये है, तो
जो प्रस्तावना में है उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में। 3 जगह पे जो प्रस्तावना में है उसके अधिकारों की और उसके उन बातों की व्याख्या मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व, इन 3 जगहों पे उनका उल्लेख किया गया है। तो करीब करीब ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी बातें थी अब तक, जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने क्वेश्चन की संभावनाएं हैं, करीब करीब सारे इसमें समाहित हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पूर्ण हो चुका है और आप बस इसको प्रैक्टिस करें बार बार। बहुत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव है, करीब करीब इसमें 100 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इस 100 क्वेश्चंस पे अगर आपका कमांड बन जाता है तो आपका IAS, PCS, नेट में भी जो पॉलिटिकल साइंस से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। CDS, NDA और ग्रुप C के लिए भी है जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सरल वाले। ग्रुप C और बैंकिंग, रेलवे, LT, TT, BEd, DLEd सब में बेनिफिशियल है।